अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। देश की राजनीति में अब इस बात पर कोहराम है और इस बात पर दो दो हाथ करने की तैयारी है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के रिवीजन का अधिकार है या नहीं है। चुनाव से पूर्व कहा जा रहा है भाई मतदाता सूची में रिवीजन क्यों हो रहा है, जो है वैसे ही चलने दो। बिहार इसकी प्रयोगशाला बनी हुई है, वहां चुनाव है तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई मतदाता सूची की भी एक बार छटाई बिनाई हो जाए, देख लिया जाए। और आयोग की मूल धारणा ये है, उसका मूल स्वर जो है चुनाव आयोग का वो ये कि भारत में चुनाव में केवल भारत के नागरिक ही वोट करें। तो इस बात में ऐतराज क्यों है, किसी को कैसे हो सकता है। और जो भारत का नागरिक है उसको समस्या क्या, फिर कितना भी रिवीजन हो निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची का क्या संकट है। जो नागरिक है उसकी मतदान करने का जो उसका अधिकार है वो तो कोई छीन नहीं सकता। संशय उन लोगों को हो सकता है जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है लेकिन वो किसी न किसी कारण से देश में आ गए और अलग अलग हिस्सों में रहने लगे, उसका आंकड़ा भी बड़ा है। तो अब उसकी छटाई हो रही, अभी बिहार में हो रही है, फिर बंगाल में भी चुनाव है। तो ममता जी ने विरोध का विद्रोह का कैविएट सा लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रही है, बंगाल में भी होगी, हमें मंजूर नहीं, फिर असम में भी होगी। और चलते चलते गाड़ी रथ का पहिया घूमेगा और उत्तर प्रदेश भी आएगा 27 में, तब यहां भी मतदाता सूची का रिवीजन होगा। रिवीजन पर स्थिति यह कि आज बिहार बंद बुला लिया विपक्षी दलों ने। राहुल गांधी जी वहां गए हैं, सड़क पर उतरे हैं तेजस्वी यादव के साथ, और वो कह रहे हैं कि वोट बंदी है। विपक्ष इसको वोटर लिस्ट के रिवीजन को विपक्ष नाम दे रहा है वोट बंदी, यानी वोट बंद करने की कोशिश, और उसको एक और चटक रंग देने की कोशिश हो रही है कि ये गरीब दलित पिछड़े मुसलमान के खिलाफ है। ये अब ये नहीं समझ में आता कि अगर रिवीजन हो रहा है तो वो केवल दलित पिछड़े और मुसलमान के यहां तो रिवीजन होने रहा। रिवीजन का मतलब सब जातियां, सब धर्म, लेकिन उसको भी धीरे से पीडीए वाले मोहल्ले में स्थापित करने की कोशिश हो रही है।
कि दलित, मुसलमान और पिछड़ों के खिलाफ है ये साजिश। तेजस्वी यादव को सुनिए, अखिलेश यादव को सुनिए, ममता बनर्जी को सुनिए, कांग्रेस को सुनिए, सबका स्वर यही है कि दलित, पिछड़े और मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश हो रही है। जो भाई जो दलित, पिछड़े और मुसलमान नहीं है उनके यहां रिवीजन नहीं हो रहा, उनके लिए भी रिवीजन है, सबके लिए रिवीजन है। और लाख टके की बात यह कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो मूंछों पे ताव दे के बैठिए, आपसे वोट का अधिकार कौन छीन सकता है। बिहार में कहा जा रहा है कि अभी मत करो, चुनाव पुरानी से हो जाने दो लिस्ट से, चुनाव के बाद देख लेना, करना चाहो तो कर लेना। अरे चुनाव से पहले ही तो रिवीजन होना चाहिए, चुनाव के बाद रिवीजन क्या होगा? फिर तो 5 साल बाद चुनाव होगा, 5 साल तो गंगा में बहुत पानी बह जाता है। ये रिवीजन का काम चुनाव से कुछ महीने पहले ही होना चाहिए, ताकि अंतिम बार छलनी लगे, जो पात्र हैं वो वोटर रहे, जो पात्र नहीं वो बाहर हो, और फिर मतदान हो जाए। यह आदर्श स्थिति होनी चाहिए सबके लिए। क्या इसके पीछे कोई दूसरा मोटिव भी है राजनीतिक दलों का, या कोई भय है कि जो लोग चुनाव आयोग के मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, या जो लोग इस रिवीजन में वोटिंग राइट जिनसे विड्रॉ होगा, क्या वही लोग विपक्ष के वोटर हैं, आरजेडी के और कांग्रेस के और बाकी दलों के, विपक्षी दलों के? इसलिए ये इतनी बौखलाहट है, इसलिए इतनी उत्तेजना है। और अगर बात इतनी सी है कि भारत का नागरिक भारत में होने वाले चुनावों में वोट करे, तो काहे की समस्या है? फिर बिहार बंद क्यों और भारत बंद क्यों? फिर उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक और आसाम से लेके और पश्चिम बंगाल तक कोहराम, सियासी कोहराम क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, डिटेल्ड। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझेंगे कि वोट की लिस्ट के पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम पर किसको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा और किसको लग रहा है कि हमारा फायदा हो जाएगा। पहले रिपोर्ट देखिए। जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के रह गया है। कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरफ बिहार की सड़कों पर विपक्ष का सियासी इनकलाब और दूसरी ओर चुनाव आयोग का नया दांव। क्या वोटर लिस्ट विवाद देश की सियासत में लाएगा बड़ा सैलाब? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी मतदाता सूची की स्क्रीनिंग को लेकर कोहराम मचा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसके विरोध में बिगुल बजा चुके हैं। खुद राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे बिहार और साफ तौर पर इसे महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट चोरी की कोशिश बता दिया। लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। आश्चर्य की चीजें निकली।
हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। तेजस्वी भी आयोग के इस फॉर्मूले को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं। विरोध के इसी मंच पर तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। विपक्ष का आरोप है कि ये गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को वोट से वंचित करने की साजिश है। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला, निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। अब विपक्ष जहां इस प्लान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, वहीं चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। आयोग ने साफ किया है कि ये कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी, क्योंकि आयोग का मिशन है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोटर लिस्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग बिहार से शुरू की गई है, क्योंकि यहां जल्द ही चुनाव होने हैं। हम चाहते हैं कि हर भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में हो, किसी मृतक का नाम सूची में न हो और जो जहां का रहने वाला है वो उसी इलाके का वोटर हो। दरअसल इस फॉर्मूले में करीब 11 तरह के दस्तावेजों का जिक्र है। वहीं इसमें स्क्रीनिंग के 4 नियम हैं। विपक्ष उन दस्तावेजों की मांग पर ही आयोग और केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। इधर 2027 में यूपी में भी चुनाव होना है, ऐसे में यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट काटने सरीखे आरोप लगाते रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर और एक तरीके से अगर माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया। राहुल गांधी के लिए गाना है, आप लोग को भी गाना चाहिए। उनको जब भी देखिए गाना बोलिए कि वो भी सुने, आप लोग भी गुनगुना दिया कीजिए। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। ऐसी सी बात बोलेंगे ना कि आपके भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि भाई ये कहां से आया। कहते हैं कि मार्च निकला है, नेता तो मार्च नहीं कर रहे थे, खाली जनता कार्यकर्ता मार्च कर रहे थे, नेता तो गाड़ी पे खड़े थे। मैं जानता हूं 39 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ लोग मोटे तगड़े हैं, चलने में दिक्कत होती है, तो कार्यकर्ताओं को नचवा दो। अरे अराजकता फैलाने के अलावा कोई काम है? पूरे बिहार और देश में सुनियोजित तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बेसिकली हैबिचुअल झूठा और अराजक लोग की फौज है। बहरहाल बिहार में चुनावी बिसात बिछने लगी है तो देश के कई सूबों में आने वाले समय में ये बिसात बिछने वाली है। ऐसे में वोटर लिस्ट विवाद भी दूसरे प्रदेशों की परिधि में पैर पसारेगा। सवाल यही है कि क्या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी होगा कलेश, और सवाल ये भी है कि आखिर वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग में परेशानी क्यों। वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल में परेशानी क्यों, हैरानी क्यों? ये तो सतत होती रहनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो। चूंकि वोटर लिस्ट 5 साल के लिए राज्य की सरकार उसी से चुनी जाती है, उसी से देश की सरकार चुनी जाती है, तो उस लिस्ट में तो हमेशा अपग्रेडेशन होना चाहिए, होते रहने चाहिए, जांच पड़ताल होते रहना चाहिए। एक भी अपात्र उसमें ना हो और एक भी पात्र उससे वंचित ना हो, ये कसौटी तो रखनी पड़ेगी। मेहमानों से परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। गौरव जैन हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, गौरव जी का स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा वाजपेयी जी, आपसे बात शुरू करेंगे। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक वक्तव्य देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत का हर नागरिक वोटर लिस्ट में हो, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं
ऐसा एक भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नहीं हो। बोले सारी कवायद इसके लिए है। तब इस पे तो एतराज नहीं होना चाहिए। भारत में चुनाव हो तो भारतीय वोट डाले, स्वाभाविक है। कोई अपात्र कुपात्र वोट ना डाल पाए, इसके लिए अगर समय समय पर ऐसी जांच पड़ताल होती रहे लिस्ट की, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? जैसे कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो जाएगा, राहुल जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला उदाहरण हो जाएगा, तेजस्वी कह रहे हैं वोट बंदी हो जाएगी, अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा के कार्यालय में चुनाव आयोग शिफ्ट कर गया है। मनीषा जी। जी आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी जी नमस्कार। मैं तो जी, प्रशंसा करूंगी उनके स्टेटमेंट की जो उन्होंने दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार है, क्योंकि वोट के अधिकार से ही हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। और अगर भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार उसका और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, और जो अवैध प्रवासी हैं या जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और जो एएसडी जो पहले भी हमेशा निर्वाचन आयोग एएसडी का प्रयोग करता है, जो अब्सेंट है, जो शिफ्ट हो गई है या जिनकी डेथ हो गई है, उनको सूची से बाहर करता था। लेकिन उस समय अंतराल बहुत कम होता था क्योंकि लिस्ट काफी लंबी होती थी। ये प्रक्रिया थोड़ी सी पहले से शुरू हो गई है। इसमें एक नाम और जुड़ गया है कि जो बाहर भारत के नागरिक नहीं है और अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका नाम नहीं आना चाहिए। तो स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इसको पारदर्शी करते हैं तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र को ये हमें अधिकार दे रहा है, मजबूत कर रहा है। और समय के साथ साथ आप देखिए, हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, काफी समय से प्रवेश कर चुके हैं। और समय के साथ साथ तो टेक्नोलॉजी की आप बात कर लें, ट्रेडिशंस की बात कर लें, सोशल बिहेवियर की बात कर लें, हर चीज जो है परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है, यानी कि रिफाइन की जाती है। अगर इसको भी हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। कहीं अगर फर्जी मतदाता हो या मृतक लोगों के नाम हो या एक व्यक्ति के नाम पे कई एंट्री इसको मिल रही हो, तो ये तो लोकतंत्र को खोखला करता है। तो मुझे लगता है ये जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है, ये जो उनका कदम है, ये बहुत प्रशंसनीय है। ठीक बात। गौरव जैन जी, कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? ये सबसे पवित्र सूची है, इसी से भारत का लोकतंत्र संचालित होता है, यहीं से जनता का जनादेश बनता है। उस सूची में की समय समय पर जांच और पड़ताल क्यों नहीं होती रहना चाहिए, ताकि उस सूची के अंदर कोई घपला घोटाला गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो। पता लगा पात्र बाहर हो गया, कुपात्र अंदर आ गया, आदमी मर गया है लेकिन उसका नाम चल रहा है। तो स्क्रीनिंग तो एक अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से कभी खराब नहीं कही गई इसके स्क्रीनिंग में समस्या हो। देखिए, स्क्रीनिंग के विरोध में तो कोई भी नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि भारत का जो भी नागरिक हो, आवाज आ रही है? हाँ, जी। भारत का जो भी नागरिक हो उसको वोटिंग का अधिकार मिले, और जो भी गैर भारतीय है, जो एमएचए की इतनी सुरक्षा के बावजूद, एमएचए कितने जो होम अफेयर्स जो है जिसको नहीं ढूंढ पा रहा, अगर वो भारत में आके बस रहा है और उसको अगर वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। और इस मामले पे तो वो गृह मंत्रालय को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है नागरिकता का ढूंढने का कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, बॉर्डर पे जो काम है वो एमएचए का है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा करा रहे हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है। चलिए वो बात भी हम मान गए कि गलत है। अब देखिए, अब बात आती है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग करा रहे हैं। ऐसे 3 तरीके की स्क्रीनिंग हो सकती है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये जो आपने स्पेशल इंटेंसिव वो स्क्रीनिंग करा रहे हैं, इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। टोटली इट इज अल्ट्रा वायरस टू द प्रोविजंस अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके बाद अभी जून 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक एक दूसरा सर्वे हुआ, जिसमें वहां पे माना गया कि कोई भी जो ट्रेंड है उसमें कोई भी एनोमली नहीं है। जो माइग्रेशन का ट्रेंड है या फिर जो भी डेथ का ट्रेंड है या एब्सेंटी का ट्रेंड है, उसमें कोई भी एनोमली नहीं है। उसके बाद आपने फिर बोला कि नहीं हम सरकार नहीं कराया था, बिहार सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ही करवाया था। इतनी पूरी 6 महीने की एक्सरसाइज को आपने बोला इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक नहीं कराते। तो या तो ये बोल रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार जो केंद्र और राज्य में है, उसने जो भी ये पूरी एक्सरसाइज कराई, जो टैक्स पेयर के पैसों से दी गई, वो पूरी तरीके से कराती, जिन लोगों ने करा वो टोटली निठल्ले थे। तो उस एक्सरसाइज को आप मान लिया, आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार कुछ भी करने के लायक नहीं है, तो एक और नई एक्सरसाइज कराते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हम एक नई एक्सरसाइज कराते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत है कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, वो ये बोलता है कि आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें आप बोलते हैं कि
जो 87 से पहले हुए वो अलग तरीके से नागरिकता प्रूव करेंगे, जो 2003 के बाद हुए वो अलग तरीके से करेंगे, और जो उसके भी बाद हुए वो अलग तरीके से करेंगे। अगर आपको नागरिकता प्रूव करनी है आप सबकी कराइए, अच्छी बात है, लेकिन प्रोविजन जो है उसको तो आप वो नहीं कर सकते कि आर्टिकल 14 को ही आप वायलेट कर दें। तो एक तो उसमें वो दिक्कत है। तीसरी जो बात है 326 की संविधान की, उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता चेक करे। या तो आप संविधान में संशोधन करिए और बोलिए कि इलेक्शन कमीशन ही सब चीजें करेगा और उसके बाद आप करिए, ठीक है। और एक बात और मैं बोल दूं कि आपने अब जो है ये इम्प्रैक्टिकल है कि 30 दिन के अगर आप बोलें जो चीज पिछले 6 महीने में हुई या जो एक्साइज 1 साल चलती है, अगर आप बोलें कि उसे 30 दिन में कर दें, तो कहीं ना कहीं जो लोग भारतीय सिटीजन्स हैं उनका वोटिंग का अधिकार, क्योंकि अभी बिहार में देखते हैं हर साल बाढ़ आती है, अब व्यक्ति के घर चले जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप कागज दिखाइए ऐसे सीजन में, कहाँ से होगा? तो बहुत सारे भारतीय जो हैं उनका वोटिंग का अधिकार चला जाएगा, और खासतौर पर उन लोगों का जो खेतों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और महेंद्र सिंह के पास, धर्मेंद्र सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, कहा गया कि भाई कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल नहीं है कि वो नागरिकता जांचे। इलेक्शन कमीशन का को ये देखना उसका दायित्व तो है कि भारत का नागरिक मतदाता सूची में हो, तो ये तो देखेंगे ना भारत नागरिक हो कि नहीं हो। ये कैसे हो सकता है बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गया, बोले हमारा नाम लिखो डीएम साहब वोटर में, बोले तुम तो रोहिंग्या हो, बोले आपको किसने हक दिया? आपको हक नहीं है, एमएचए वाले देखेंगे हम रोहिंग्या। ये तर्क सस्टेन नहीं करता। और रुकना बाबू, अभी रुकना होगा बीच में नहीं। और हर बार पुनर्निरीक्षण हुआ मतदाता सूची का, कांग्रेस कभी कोर्ट में चली जाती, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आ जाता, सब पर लागू हो जाता। तीसरी बात कांग्रेस ने कही कि संविधान में समानता का अधिकार है। ये अच्छी बात है, सबको पता है, बहुत सामान्य जानकारी है संविधान की कि भाई समानता का अधिकार है संविधान में। लेकिन राज्य में शासन के संचालन में, क्रिया पद्धतियों के विनियमन में, उनके नियमों को बनाते समय बहुत सारे पायदान रखे गए हैं। तब तो फिर आप एक झाड़ू लगा दो कि बोले सब संविधान के नियमों को उल्लंघन है। ना जी, ऐसा कोई दुनिया में हो सकता है कि सारी चीजें एक समान कर दी? नहीं ना। हम फार्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई आप पूर्व सैनिक हैं तो ये सुविधा होगी, आप फला हैं तो ये सुविधा होगी, आप मीसा DIR में बंद रहे तो ये सुविधा होगी। सबको समानता है क्या? ये संविधान वायलेट हो रहा है? कैसी बात कही जा रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। तर्क तो हो जो टिके। धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश जी कह रहे कि कई बार लगता है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस एक हो गया, और वो उनकी भी नाराजगी है कि ये जो बिहार में काम हो रहा है, स्वाभाविक है ये बंगाल, आसाम होते हुए उत्तर प्रदेश भी आएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से पहले उन्होंने नाराजगी का कैविएट लगा दिया कि हमें मंजूर नहीं। आपकी आपत्ति का कारण धर्मेंद्र जी? देखिए जी, नमस्कार अमिताभ जी। देखिए ऐसा हम लोग अभी जो पिछले चुनाव का जो अनुभव है उसमें बड़े पैमाने पे आज एक पीसी में हमारा एक उदाहरण भी हम लोगों ने दिखाया था, किस तरह से वोट लास्ट राउंड में बड़े संख्या में मतदाता सूची से नाम स्पेसिफिक क्षेत्रों के लोगों के गायब कर दिए गए थे, और उसके बाद कहा गया फार्म भरने का लगातार प्रयास होता रहा, एफर्ट्स होता रहा, लेकिन अंतिम मतदाता सूची में वो नाम जुड़े नहीं, क्योंकि तमाम जगहों पर निर्वाचन आयोग जुड़े प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर और क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम लोग हैं। सवाल ये है अमिताभ जी, जब लगातार निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, तब अगर मतदाता सूची में कमी है और एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम करने में तमाम एरर्स हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, 30-35 दिन में जो ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण है या जिसको स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कह रहे हैं, वो कैसे पूरा हो जाएगा गुणवत्ता पूर्वक बूथ स्तर से? हमारी मनीषा जी कह रहे टेक्नोलॉजी का युग है, ये है वो है। देखिए बिहार में अभी भी 22% से ज्यादा कवरेज नहीं हो पाया इंटरनेट कवरेज, और हाउस होल्ड कवरेज को 2% है।
और उसमें भी कोई ट्रेनिंग एफर्ट्स नहीं है। ज्यादातर बीएलओ जाकर के फिजिकली भैया धर्मेंद्र बाबू, धर्मेंद्र बाबू एक मिनट धर्मेंद्र भाई, एक बार फिर आप पूरी बात कहिएगा। इस देश ने 225 करोड़ डोज लगा दी एक समय सीमा के अंदर भारत के नागरिकों की बाह में, क्या बिहार में 225 करोड़ तो लोग नहीं ना? इसलिए ये तर्क 1970 के भारत में चलता था कि कैसे हो पाएगा, कवन सो काज कठिन जगमाही, अब क्या कठिन है? 225 करोड़ लोगों की बाह में इंजेक्शन लग गया एक सीमित काल, निर्धारित काल अवधि में। इसी भारत ने लगा के दिखा दिया। धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक बात। हाँ देखिए अमिताभ जी, जो इंजेक्शन का मैटर है और ये मतदाता का है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, तमाम चुनौतियां हैं। अभी देखिए जो उदाहरण वहां भी, अरे यार धर्मेंद्र जी आप कहां जा रहे हो? वहां चुनौतियां कम थी, आप सुन तो ले, वहां भी बाढ़ था, वहां भी सूखा था यार। नहीं ऐसा किसी को इंजेक्शन लग गया और विदेशी भी नागरिक रहे होगा, चला होगा। देखिए एक तो जो निर्वाचन आयोग की पीसी थी, जो वो पढ़ रहे थे कि तमाम मतदाता विदेश से आके, पहली बात तो विदेश से या रोहिंग्या आते कहां से हैं, अगर आए तो इसमें सरकार का फेल्यूर है कि नहीं है। और साथ साथ उन्होंने क्या इन्हीं विदेशी मतदाता जो मतदाता थे, मतदाता सूचियों में बोगस मतदाता थे, उन्हीं के भरोसे लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और ज्यादातर राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है, तब तो ये चुनाव आयोग खुद मान रहा है, चुनाव आयोग की अब तक की प्रक्रिया पे खुद वो उंगली उठा रहा है। सच ये है कि आप देखिए जब मूल में गड़बड़ी हो गई, जब निर्वाचन मतदाता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव जी लग रहा कुछ समस्या है तकनीकी। मैं रत्नाकर सिंह के पास आऊंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा रत्नाकर भाई कि या तो इस पर सब दल ऑल पार्टी बैठक कर लो, सारे विद्वान जुट जाओ और ये तय कर लो कि भाई एक बार लिस्ट बन जाएगी और अनंत काल तक उसी लिस्ट से होगा, दुनिया कहीं चली जाए, क्या जो जुड़ गया सो जुड़ गया, जो छूट गया छूट गया, हमें मतलब नहीं। क्योंकि जब अब धर्मेंद्र आप दोबारा में आएंगे, जब भी रिवीजन होगा तो कल शुरू हो जाएगा, बोले बिहार बंद करो, कल बंगाल बंद होगा, परसों असम बंद होगा और नरसों उत्तर प्रदेश बंद कराया जाएगा। क्या इस दिशा में देश जाना चाहता है कि एक बार लिस्ट बन गई, उस पर रोली चावल लगा दिया, फूल डाल दिया, बोले अब यही हो गया फाइनल, अब फाइनल ओके। रत्नाकर सिंह जी, कहा जाए, मैं राहुल जी को सुन रहा था, वो नई थ्योरी लाते हैं हर बार, ऐसी थ्योरी लाते जो सुन के लोग चौंक जाए। वो कह रहे जहां जहां वोट बढ़ रहा मतदाता सूची में, वहां वहां बीजेपी जीतती है। ये नई थ्योरी है। हर साल वोट, हर समय वोट बढ़ता है भारत में, हर समय लोग 18 साल की सीमा में दाखिल होते हैं, हर क्षण दाखिल होते हैं, ऑनलाइन भी लोग अपना वोट बनवाते हैं। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं जहां वोट बढ़ता है वहां बीजेपी को जाता है वोट और भाजपा जीत जाती है। जी रत्नाकर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रहे भाई, आ रहे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रहे भाई, आ रही आवाज जी। देखिए ये भारत देश है और भारत देश में ये तो पुनरीक्षण की बात ये तो छोड़िए, जब हमारे यहाँ पे शादी विवाह का मौका आता है तो हर बार जो है वो हम उसमें स्क्रीनिंग करते हैं और कुछ नए मेहमानों को जोड़ते हैं और कुछ लोगों को कार्ड भी देते हैं। तो ये तो हम अपने ही शादी विवाह के पर्व में करते रहते हैं। और ये फिर भी तो लोकतंत्र की बात है और देश के लोकतंत्र की बात जहाँ पे आएगी, निश्चित रूप से अगर करेक्शन करने होंगे, जो स्क्रीनिंग करने होंगे, जो अनुच्छेद 326 कहता है उसके तहत चलना होगा, तो चुनाव आयोग चलेगा ही। और चुनाव आयोग जो है मुख्य 3 बातों पे उसने फोकस किया। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष जो है आखिर में आपत्ति क्यों कर रहा है। अगर कोई भी स्क्रीनिंग हो रही है, राहुल जी की आपत्ति मैंने सुनी, एक मिनट रत्नाकर, एक मिनट, राहुल जी की आपत्ति सुनी। राहुल जी कह रहे हैं जहां जहां नया वोट जुड़ता है वो वोट बीजेपी को जाता, बीजेपी जीत जाती है। तो अगर युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तो राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मेरी बातों को राहुल जी तक पहुंचा देंगे
कि जो नए नए वोटर जहाँ पे जुड़े हैं और वहां पे उनके विधायक अगर जीते हैं तो उनको त्याग पत्र दिला दीजिए भाई, नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिला दीजिए कि नहीं भाई आप तो फर्जी वोटर से जीते हैं। ये राहुल गांधी जी को कह दीजिएगा कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे नए वोटर जुड़े हैं और उनके विधायक जीते हैं उनको त्याग पत्र दिला देंगे। अरे ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज अगर कोई भी अगर स्क्रीनिंग हो रही है, अगर कोई भी प्रोसेस प्रक्रिया को दुरुस्तीकरण किया जा रहा है तो उस पर आपत्ति करने का कोई औचित्य ही नहीं। और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मृतक लोग हैं 2003 के बाद अगर नहीं पुनरीक्षण हुआ है, जो मृतक लोग हैं उनको सूची से बाहर करना है और जो अवैध लोग जो दस्तावेज बना करके और यहाँ के फर्जी वोटर बन गए हैं उनको जो है उस लिस्ट से निकालना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जहां का वोटर है वहीं पे वोट देने का उसको अधिकार मिले। ये तीन चीजें अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो इस पे आपत्ति क्यों? देखिए बात ये नहीं है अमिताभ जी की इनको आपत्ति है, बात ये है कि अभी चुनाव में इनकी हार निश्चित है और जिस तरह से एक फेल होने वाला छात्र जो जानता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा वो तमाम बहाने पहले से ही तैयार करके रखता है कि टफ क्वेश्चन आया था, टाइम नहीं मिला, इतने मिनट में इतना करना था, तैयारी का मौका नहीं मिला। ये उसी तरह विपक्ष जो है ये इस तरह के बहाने बना रहा है जो कि बिल्कुल जो औचित्य नहीं है इन सब चीजों की। और रही बात देखिए ये बात कह रहे हैं कि क्यों बाहर किया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे ये कैसे होगा। इनको जानकारी के लिए बता दूं कि 2003 में भी 21 दिन के अंदर ये स्क्रीनिंग हुई थी और अभी उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज बहुत ज्यादा हद तक टेक्नोलॉजी है और बिहार में लगभग 1 लाख बीएलओ हैं और एक बीएलओ एक परिवार में लगभग 5 वोटर होते हैं। एक बीएलओ अगर एक दिन में 50 परिवार भी कवर करता है, 50 घर भी जाता है तो ये जो आंकड़ा है ना वो बहुत छोटा आंकड़ा है जिसको कवर कर लेके। देखिए ये इनको सिर्फ जनता को गुमराह करना है, जनता को बरगलाना है। अभी आपने सुना तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये इतने दस्तावेज 11 दस्तावेज कहां से लेकर आए भाई आदमी। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं 11 दस्तावेज जो दिए हैं उसमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना है भाई, और वो भी जो 2003 के पहले के वोटर हैं उनको नहीं दिखाना है। तो आप एक दस्तावेज नहीं दिखा सकते और इतना हो हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि कोई बाहर का है तो वो कैसे सत्यापित करेगा। मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुन रहा था, स्पष्ट तौर से कहा है कि बीएलओ घर में जाएगा, वो वहां पे आपके जो भी मेंबर्स हैं वो जो बाहर बैठे हैं, जो दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, उनका वो वहीं से सत्यापन कर लेगा, पूछेगा, पैन नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, बस सिंपल सी प्रक्रिया है। और आपको उसको इतना एस्केलेट करके और इसको इतना कठिन बनाने की जो बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल जो जनता को गुमराह करने की बात है ये। ठीक। मनीषा जी एक नई बात जिस पर बहस चल रही है। और एक बात कहना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, और एक बात कहना चाहूंगा, शायद मेरी आवाज कट रही है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही भैया, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष लोग जहां जहां पे जीतते हैं वहां पे चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सही होता है। हाँ चुनाव आयोग ने सही काम किया, जहां हारते हैं वहीं पे चुनाव आयोग क्यों गलत होता है। अब ये बताइए महाराष्ट्र में ये फर्जी वोटर जो है ऐड करने का आरोप लगा रहे थे, जब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया कि आप आइए हम आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं, वो प्रसंग पूरा ना हो गया, अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मनीषा वाजपेयी ये बात मुझे सही लगती है, व्यवहारिक लगती है। जो जहां रह रहा है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ उद्योग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको वही वोट देना चाहिए जो ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा सुविधाजनक है और ज्यादा शुचितापूर्ण भी होगा। हमने वो भी देखा है कि लोग लेने आते हैं, बोले 100 वोट हैं, बोले हम बस भेज रहे हैं, क्या खाना खर्चा ओ आ जाओ। जो जहां है वही वोट क्यों नहीं करें मनीषा वाजपेयी? जी हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो जहां है वो वहीं वोट क्यों ना करे और उसको वहीं पे अधिकार मिलना चाहिए। अगर यहाँ से कोई शिफ्ट हो गया है वो एएसडी वाली प्रक्रिया में ही आ जाता है।
कि जहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन अब वो यहाँ पे तो वेकेंट हो गई, वहां पे उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। इसी कारण आप ये देखिए जो हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन हो जाता है। इसी कारण से एक नया कैंपेन चल रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव का, कि एक ही बार में चुनाव हो, जो जहाँ पे है अगर वही उसको वोट डालने जाना है तो भाई वो एक ही बार आएगा और अपना वोट डाल देगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। ये आगे मुझे लगता है ये भी आगे एक विषय चर्चा का फिर से बनेगा, और जो जहाँ पे है वहां पे वो डाले। और मैं गौरव जी और धर्मेंद्र जी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों के जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ की संभावना है और बाढ़ आ जाएगी, कागज नहीं मिलेंगे। अरे ये कागज तो आपको बैंक के केवाईसी के लिए भी रखने पड़ते हैं, कहीं नौकरी करेंगे उसके लिए भी रखने पड़ेंगे, कहीं पे आप जमीन खरीदेंगे उसके लिए भी रखने पड़ेंगे, सारे कागज आपके पास रहते हैं। खाली अवैध प्रवासियों के पास कागज नहीं होंगे क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं है। आपका जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा, जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होगा, किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होगा, बहुत सारे कागज है। तो ये निर्मूल बात मत कहिए। दूसरी बात, आप लोग एक ये बात कह रहे हैं कि पीडीए के अधिकारों का हनन है, तो यहाँ पे वो भी नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ये जितने भी नौकरी वाले हैं जो भी बाहर भी जाते हैं, वहां भी रहते हैं, रोजगार के प्रयास में हैं, जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो हर व्यक्ति ये कागज लिए बैठा है, तो वो इस बार आपके इस नैरेटिव में नहीं आएंगे। ये एक तो वास्तव में आप लोग भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, उसका अधिकार वो उसको मिलना चाहिए। और किसी भी तरह की अगर पारदर्शिता इस लिस्ट में अपनाई जा रही है तो उसका हमें स्वागत जरूर 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 करना चाहिए। और एक और मैं बात कहूंगी कि एक ट्रिकल डाउन पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। उसका मतलब होता है कि गरीब से गरीब तबके तक एक विकास रहे, एक डेवलपमेंट रहे। मुझे लगता है कि ये स्क्रीनिंग की पॉलिसी भी उसी ट्रिकल डाउन पॉलिसी की अप्रोच को फॉलो कर रही है, कि जो लोकतंत्र का सब जो रूट है, जो जड़ है, वो वोटर है, और उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए और जायज को मिलना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। जी गौरव जैन जी, राहुल जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीते लेकिन विधानसभा में भाजपा ही जीत गए, उन लोगों की सरकार बन गई। उनका आशय था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लोकसभा हम जीते तो विधानसभा ये भाजपा कैसे जीत सकती है। ये तर्क समझ नहीं आया। फिर उन्होंने उसको आगे एक्सप्लेन किया, बोले नए वोटर जहां जहां बने वहां वहां भाजपा वाले जीत गए, उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया। ये तर्क कहां टिकेगा और कैसे टिक सकता है? जो लोकसभा जीते वो ही विधानसभा जीते, ये कहीं लिखा तो है नहीं ना। देश में ऐसा रहा है कि ऐसा ही हुआ कि जिसने लोकसभा जीता उसी ने विधानसभा जीता, ये भी नहीं रहा। कोई भी चुनाव जीत सकता, कोई भी चुनाव हार सकता नहीं। और ये इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जहां वोट बढ़ा वहां बीजेपी को वोट गया। गौरव जी देखिए, इससे पहले मैं आपके सवालों के जवाब दूं, दो चीजों में क्लेरिफाई कर दूं। एक तो आपने पिछली बार बोला था 14 के ऊपर के जो विधवाओं को मिलता है, जो इनको मिलता है, अलग अलग रिजर्वेशंस मिलते हैं। तो एक चीज बता दूं कि दो टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने इतनी बातें बोली और वाजपेयी जी ने भी बोली। आप एक जगह बता दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का कहीं पर भी नाम लिखा हो या प्रोविजन हो। एक जगह, मैं सबको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक जगह बता दीजिए लिखा हुआ कहीं पर भी हो, मैं अभी यहाँ पे इस्तीफा दे दूंगा कांग्रेस के पद से। तीसरी बात आपने कही कि 1987 सबके पास कागज होते हैं, ये होता है वो होता है। उसमें लिखा है 1987 के बाद जो व्यक्ति पैदा हुआ उसको अपने और अपने माँ बाप के दोनों के डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। गांव में कितने 40 साल के लोग होंगे जिनके पास अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट होंगे, जिनका इंतकाल हो गया? आप बताइए जरा, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास अभी अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट हैं, जिसके आधार पे वो अपनी नागरिकता प्रूव करें? बड़ी बड़ी बातें हवा में फेंकना एक होती है, जब हम गाँव में जाते हैं तब पता चलता है ना लोगों के पास घर है ना झुग्गियां हैं। उनसे आप बोल रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, बैंक की आप बात कर रहे हैं, केवाईसी में एक डॉक्यूमेंट लगता है। उनसे बोलिए अपने माँ बाप की हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाइए, कहाँ से दिखा देगा कोई? तीसरी बात आपने बोली कि राहुल गांधी जी ने बोला कि वहां लोकसभा और विधानसभा में 6 महीने में 1.5 करोड़ वोटर आपने ऐड कर दिया, 80 लाख वोटर आपने ऐड कर दिए। 6 महीने में 80 लाख आबादी बढ़ जाएगी क्या किसी प्रदेश की? फिर आप बोलते हैं कि इसमें एनोमली नहीं आई। चौथी बात जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे SIR क्यों करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, जब उसमें आपका SSR हुआ था 6 महीने,
उसमें आपके वहां पर कोई अनोमली नहीं आई, तो फिर आप कहाँ से एक नई वहां पर प्रक्रिया चालू कर रहे हैं? 30 दिन के आप पूरे बिहार की नई लिस्ट बना देंगे और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है वही एमएचए का अधिकार है। अशोक लवासा ने तमाम आरोप लगाए थे, जो बोला जाता है कि बीजेपी का जो है ठीक है इलेक्शन कमीशन एक आम की तरह काम कर रहा है। अशोक लवासा खुद इलेक्शन कमीशन बनने वाले थे, उनके जो पत्र लिखे उन्होंने का जो कोरेस्पोंडेंस है वो पढ़ लीजिए, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पता चल जाएगा जो इलेक्शन कमीशन है वो कितने पारदर्शिता से काम कर रहा है। आरोप लगाना कोई भी चीज को ट्रिविलाइज करना है, गौरव जी अभी रुकना होगा, अगर आप तथ्य में जाएंगे तो पता चलेगा। ये बिल्कुल सही बात गौरव ने कही, आरोप लगाना बहुत सरल हो गया। पुराने लोगों को याद होगा कि अपना एक कारिंदा उठाया, धर्मेंद्र बाबू आप भी सुन लो, अपना एक चेला उठाया, उसको कभी राज्यसभा भेज दिया, कभी चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या जब मन किया बोले तुम सोमवार मंगल चुनाव आयुक्त रह लो, बुध बृहस्पति में राज्यसभा आ जाना, और मंगल और शनिवार इतवार में तुम्हें मंत्री बना देंगे कैबिनेट में। इस देश में हुआ है ऐसा? बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि लवासा ये बोल गए और फलाना ये बोल गए। ऐसा तो कोई नहीं किया आपके अलावा कि अपने चेलों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को शटलिंग करा दी, राज्यसभा का मेंबर, केंद्र में मंत्री और चुनाव आयुक्त। बोले जाओ बेटा मौज लो, है लड्डू खाओ मोतीचूर का, हम बैठे हैं। वो लोग ज्ञान दे रहे, कह रहे पारदर्शिता नहीं, पार्टी होगी। और एक चीज और याद आ गई, कुछ समय पहले एक विषय आया था कि जुडिशरी को किसी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, प्रभावित करने की। तो मैंने एक उदाहरण खोजा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया, फिर पार्टी में राज्यसभा भेजा, फिर उसके बाद जुडिशरी में अपॉइंट किया और फिर वापस राजनीति में आ गया। ये हुआ इसी देश में। प्रतिबद्ध जुडिशरी किसने नारा दिया था? किसने कहा था? धर्मेंद्र जी, मूल प्रश्न, जिस संस्था को चुनाव कराना है वो संस्था चुनाव का मूल आधार है, मेरुदंड है। चुनाव की रीढ़ की हड्डी क्या है? मतदाता सूची। बाकी सब तो लॉजिस्टिक सपोर्ट की चीजें हैं। उसको उसमें छानबीन करने का अधिकार नहीं। बोले संविधान में कहां लिखा, फलान में कहां लिखा, एक्ट में कहां लिखा, सेक्ट में कहां लिखा। अरे ये तो मूल काम है उसका। इसका नाम SIR दो, फलाना दो, कोई नाम दो इसका। मेरी रुचि नाम में नहीं, मेरी रुचि चुनाव आयोग अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अंताक्षरी खेलेगा? ये तो उसका बेसिक काम है धर्मेंद्र बाबू, कि सूची पवित्र रहे, हर क्षण सूची में ये बात की गुंजाइश रहे कि छानबीन होती रहे कि कहीं कोई किसी कोटे से, कहीं कोई किसी कॉर्नर से अपात्र व्यक्ति तो नहीं घुसाया। इसमें क्या समस्या है धर्मेंद्र जी? और बाढ़, सूखा, बसंत, ये तो हर जगह, हर देश में, हर प्रदेश में चल रहा है, हमेशा रहता है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जी। मैं नहीं कह रहा हूं निर्वाचन आयोग सूची की समीक्षा नहीं कर सकता, करता है। क्या ये माना जाए नहीं, वो ये नहीं करेगा तो क्या सत्यनारायण कथा करेगा? फिर क्या करेगा काम? अगर सूची का भी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्यनारायण कथा करेगा? नहीं तो नहीं, और कोई काम है उसके पास कि मनरेगा में नौकरी करेंगे? भाई अमिताभ जी बिल्कुल करे, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, पर्याप्त समय जरूरी है, अवसर मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ा है कि जब जो मन में है जिसका नाम काट दे। देखिए, चुनाव के समय में मतदाता सूची का हमेशा पुनरीक्षण चलता रहता है BLO, लेकिन दो चीज होता है। 18 वर्ष जो पूर्ण कर लिए उनके नाम का ऐड होता है, कोई मृतक हो गया उसका डिलीशन होता है विशेष कारण से। पूरी मतदाता सूची जो लगातार इतने दिनों से बनी है, एग्जिस्ट कर रही, जिस पर अभी रिसेंटली लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे सूची पर अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीषा जी कह रही थी कि पूरी सूची का कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरी सूची का कागज वेरीफाई करने में कितना समय लगेगा अमिताभ जी? मामूली समय लगेगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है आप करिए ना, इतना आपको किस बात की जल्दबाजी? आप पहले से कर लेते, आप कराइए। इसका मतलब आप मान रहे लोकसभा में गड़बड़ था। आप पर्याप्त जिसका डिलीट करना है उसका कारण को व्यक्तिगत हमारी धर्मेंद्र भाई क्या
हमने जो निर्वाचन आयोग को कहा है, प्लीज प्लीज बस एक मिनट दे दे। हमने जो कहा है कि हम जिसका नाम काटा जाए उसको कारण सहित एसएमएस से या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कारण से नोटिस से सूचना दी जाए। नंबर 1, उसका पक्ष लिया जाए। कटौती से पहले जांच प्रक्रिया और उसका सत्यापन कर लिया गया। हटाए हुए नामों की सूची प्रदर्शित की जाए, कितने नाम हमने हटा दिया कारण सहित, उस पर जिसको आपत्ति, और कम से कम 1 माह का अतिरिक्त संशोधन का समय, ये प्रक्रिया होती है। अब जल्दबाजी में आप अचानक हमको समय नहीं मिला और जो हम लोग आरोप लगाते रहे हमारे पीडीए लोगों का आपने नाम जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में काट दिया, अगर काट दिया और हमको समय पर्याप्त नहीं मिला अमिताभ जी, तो हम कैसे उसको ऐड करा पाएंगे? नंबर 1। दूसरी चीज, भाई भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कम से कम आज एक चीज बताया कि ये भारत देश है, हम लोगों को जानने का अवसर दिया, और उनका शादी ब्याह में जिस तरह लिस्ट बनती है और कुछ नाराज लोगों का नाम काट दिया जाता है और कुछ जो है जोड़ दिया जाता है। तो साहब निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें देश के नागरिकों का नाम रहता है। आपके साथ यही तो समस्या है, यही हम आरोप लगाते हैं कि आपका जिसका मैंने भारतीय जनता पार्टी से खुश जो फूफा है उसका नाम जोड़ दोगे और जिससे नाराज है उसका काट दोगे, जिससे उम्मीद है वोट नहीं बढ़ेगा। ये तो ठीक, रत्नाकर अभी आएंगे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक बात है। मुझे लगता है समाजवादी, रत्नाकर अभी रुको भाई, समाजवादी पार्टी की बात मुझे एक समझ में आई। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा, भारत निर्वाचन आयोग से, कि उत्तर प्रदेश में 27 के आरंभ में चुनाव है, वहां ये जांच पड़ताल का काम कल से शुरू करा दो और हद से सोमवार से तो कराएंगे क्या? फिर तो आंदोलन नहीं होगा, फिर तो मार्च नहीं निकलेगा, फिर उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान भी नहीं होगा। तब तो सब अपने अपने काम में लग जाओगे। अभी तो बहुत टाइम है, नहीं कई राउंड जांच हो लेगी। अभी 27 चुनाव में बहुत टाइम है। मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि 1 लाख 2 लाख बीएलओ लगा के ये काम भी यही निपटा लो, झंझट ही खत्म, ये तर्क ही खत्म हो जाए कि समय कम था। और चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के पास भी इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण काम में क्या हो सकता है कि मतदाताओं के नाम सही से सूची में जुड़े और गलत के हटें और सही के रहें। वो भी किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं क्या, जो वो नहीं देख पाते? और तीसरी बात मैं कहूँगा कि बाकी जवाब रत्नाकर देंगे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, भारत की बात आई थी, धर्मेंद्र भाई ऐसा नहीं करते कि नाराज फूफा का नाम हटा देते ना। फूफा नाराज हो तो भी फूफा है और खुशी नहीं तो भी फूफा है। हम उनका पांव दोनों स्थिति में छूते हैं। नाराज है तो उनको ऐसा नहीं कि उनके गाल पे चपत मार के भाग जाएंगे। फूफा फूफा, रुक जाओ भाई, फूफा फूफा ही रहेंगे। एक चीज समझ लो, लेकिन फूफा गुजर गए तो फूफा की जगह लड़के के नाम काट जाएगा। क्या समझ गए ना? इसलिए लिस्ट बदली जाती बाबू। ठीक, ससुर जी नहीं रहे तो साले के नाम जाएगा। ठीक, इसलिए ये गोलमोल ना करो, भारत की परंपराओं पर आक्षेप मत करिए। वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सुव्यवस्थित है। जब राजनेताओं पैदा नहीं हुए थे, पार्टियां पैदा नहीं हुई थी, तब से भारत में परंपराएं चल रही। धर्मेंद्र बाबू कहां चक्कर में पड़े हो? किसी कार्ड पर आपने ये देखा स्वर्गीय रामदयाल जी, चौधरी रामदयाल जी के नाम, स्वर्गीय के नाम कार्ड आया कभी? नहीं ना। उसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपने कह दिया कि नाराज फूफा का काट दिया और खुशी फूफा का जोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता मित्र। फूफा तो फूफा ही रहेगा। जिसको बुआ ब्याही है उसको फूफा नहीं कहेंगे। भाजपा तो वोटरों में बंटवारा कर दी सर। मैं बाबू भाजपा जाने भले। रत्नाकर सिंह, समाजवादी पार्टी का मूल स्वर मैं ये समझ पाया हूं कि वो कह रहे हैं कि बाकी चलो हम मान भी लेंगे, लेकिन ये है कि समय कम है। क्या? तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए अभी पर्याप्त समय है, बंगाल के लिए भी पर्याप्त समय है, आसाम के लिए भी पर्याप्त समय है। जहां जहां साल 1.5 साल 2 साल के भीतर चुनाव होना है, वहां ये जांच पड़ताल का शुभ काम तत्काल सोमवार से शुरू क्यों नहीं कराया जाए, ताकि तनाव नहीं हो, टकराव नहीं हो। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए ये जो चुनाव की सूची है उसमें दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया जो है ये चलती रहनी ही चाहिए। और चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में ये करेंगे। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य एकदम साफ है कि पात्र लोगों को उस सूची में शामिल करना है।
और जो अपात्र लोग हैं, जो फर्जी वोटर हैं, उनको सूची से बाहर करना। तो ये इसमें इनको विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपितु सहयोग करना चाहिए कि भाई आप कोई दुरुस्तीकरण कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। और आपने अभी भी इनको कहा कि नाराज फूफा को जो है हम निकाल नहीं रहे हैं, हम तो उन लोगों को किस तरह से संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये आपने स्पष्ट भी कर दिया कि हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं। शादी विवाह का जो कार्ड बेचते हैं उसमें भी हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं। ये तो भारत देश का लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं और ये करना भी अपना बयान सुन लीजिए रिवाइंड करके। और सुनिए और भाई साहब ये वही विपक्ष है अमिताभ जी जो ये चुनाव आयोग के खिलाफ, देखिए पहली चीज तो इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पे भरोसा आज के डेट में रहा नहीं है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वह सीबीआई हो, ईडी हो, किसी भी संवैधानिक संस्था पे इनको भरोसा नहीं रहा है और लोगों को गुमराह करने का एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा ये खड़ा कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग के ऊपर किस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और दस्तावेज सिर्फ एक ही नहीं मांगा जा रहा है भाई, 11 दस्तावेज है, कोई एक दस्तावेज दे दो यार, तुम्हारा तो नाम आ जाएगा। तो फिर आप लोग ये क्यों गुमराह कर रहे हो कि नहीं 87 के पहले का कोई दस्तावेज उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हाइपोथेटिकल सब बातें सब करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई बार गई और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जा करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, बुरी तरह लताड़ा। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आयोग हैकाथन किया था और बोला था कि आप आइए, ये बार बार ईवीएम पे आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, ईवीएम से मैनिपुलेट किया जाता है। चलिए अब ईवीएम छोड़ दीजिए, ईवीएम का पुराना हो गया विषय, वो गॉन केस हो गया, ईवीएम खत्म हो गया। ये क्यों नहीं गए? रत्नाकर जी अब छोड़ दीजिए, वो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, उसका कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सर्वसम्मत फैसला दे दिया, अब वो चुटकुला में सिमट गया मामला, वो पॉलिटिकल चुटकुला है, नथिंग एल्स। इसलिए वो बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो ना आप हो, बात खत्म हो गई। बाकी अपने मन की खुशी के लिए बोलते रहिए कि ईवीएम में गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट जब बनेगा तो बात दोबारा शुरू होगी। अभी नहीं, मनीषा जी 30 सेकंड फॉर यू, बस 30 सेकंड जी, बस 30 सेकंड में बस इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ कि इस परिचर्चा का जो मूल भावना थी वो आपने स्वयं कह दी कि अगर ये बात कह दी जाए कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं या यूपी में, हम मंडे से शुरू करा दें। आपने देखा ना, बिहार से ममता बनर्जी जी ने इसका ऑब्जेक्शन किया और अखिलेश यादव जी आकर के खड़े हुए साथ में। उनको इसी बात का तो डर है, यही डर उन लोगों को साथ लेके आ रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में हो रहा है तो यूपी और बंगाल में भी आ जाए। एक प्रश्न आया कि धर्मेंद्र आप सामने, एक प्रश्न आया कि जो लोग 40 साल के हैं वो अपने बाप का वो कहां से लाएंगे। विषय को खतरनाक ढंग से चित्रित मत करिए। कोई एमआरआई मांग रहे हैं बाबूजी की, नहीं ना। कोई ये कह रहा सिटी स्कैन करा के लाओ बाबूजी की, नहीं ना। अरे 10वें की मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट है ना, उसमें बाबूजी का नाम लिखा कि नहीं लिखा है। ऐसा मैं समझ ही नहीं पा रहा, हिंदुस्तान में जनधन खाता सबका खुला, कोई भी सब्सिडी ले रहे हो, कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो कागज गए कि नहीं गए, शौचालय बना, सहायता ली, कागज गया कि नहीं गया, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो। एक काम मुझे बता दो जो बिना कागज दिखाए हो गया हो, बकलोली के अलावा। बकलोली बिना कागज दिखाए हो जाती है, बकलोली के अलावा तो जो कुछ होगा उसमें कागज दिखाना होगा। और सब दिखा रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, आरजेडी हो, सब दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। अरे राशन लेने जा रहे वहां भी तो कागज जमा हुआ। बड़ी नाराजगी, बोले कागज मांग रहे हो, ये नहीं पता वहां बाढ़ आ जाएगी। पूरे देश में अलग अलग समय पर बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ भी आती है और चुनाव भी होता है। इस देश में केवल एक ही बार 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार, धर्मेंद्र बाबू, इस देश में केवल एक ही बार 6 साल तक रही थी, 7 साल तक, है ना। 75 में चुनाव होना था, 77 में जाके हटे थे।
क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। उनने कहा हम लिस्ट पिस्ट में जाते ही नहीं, मतदाता सूची दिस सूची दैट सूची, कुछ नहीं, खुद ही कागज बिल्लाया, बोले अब हम 2 साल और रहेंगे, मोहर लगाई, बोले चलो डन। हुआ था कि नहीं हुआ था? वो संविधान में लिखा है क्या कि 5 साल के लिए चुन के आओ और 7 साल तक मौज लो? ऐसा लिखा है कहीं संविधान में? नहीं ना। संविधान में संशोधन उस वक्त हुए जब विपक्ष का एक भी आदमी हाउस में नहीं था। जनता के जनादेश से आई सरकार को, अगली सरकार को वो सारे अमेंडमेंट रद्द करने पड़े। उस देश में क्या हुआ था? वो लोग लोकतंत्र, उसमें यह हुआ था कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, और उनके पद छोड़ देने के बाद मृत्यु तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। यह संविधान में व्यवस्था की गई थी। ये लोकतंत्र है। और मैंने MS गिल का नाम बताया, गूगल कर लेना जाके सब लोग। MS गिल साहब क्या थे, उनकी निष्पक्षता कितनी भरोसेमंद थी। वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे बने? वो तो कांग्रेस के दरबार में थे। इसीलिए मैंने कहा आप अपना कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते। गिल उसका उदाहरण है। मेरा मानना है चुनाव लोकतंत्र का सबसे पवित्र अनुष्ठान है और उसकी मेरुदंड है मतदाता सूची। मतदाता सूची में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई हारे कोई जीते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कोई मार्च करे, कोई छत पर खड़े होकर चिल्लाए कोई नीचे खेत में खड़े होकर चिल्लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हर पड़ाव पर होते रहना चाहिए। हां, मैं इस बात से सहमत हूं जो धर्मेंद्र जी कह रहे, जितने राज्यों में 2 साल के भीतर चुनाव होना है वहां मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम अभी से शुरू करा दो ताकि विवाद नहीं हो। और मैं समझता हूं, इस बात की अपेक्षा रखूंगा समाजवादी पार्टी से कि अगर मान लीजिए अभी महीने 2 महीने 4 महीने में काम शुरू हो जाए उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र भाई, तो फिर सपा को अपने वचन का पालन करते हुए उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। होना मुश्किल है आपके पार्ट पर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फिर, और ममता जी के यहां भी काफी टाइम है, वो नाराज क्यों हो गए? मान लीजिए कल से वहां भी शुरू कर देंगे तो वहां टाइम है, 90 दिन का दे देंगे, चलो 30 दिन नहीं से 90 दिन में हो जाएगा। और जो मैंने उदाहरण दिया था, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि वो विषय अलग है, वो विषय भी बहुत जटिल था मेरे दोस्त। क्या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी जटिल था, मौसम के कारण भी जटिल था, और उस वक्त जो भय का वातावरण था, जीवन मृत्यु का संघर्ष का समय था। और वहां भी ऐसा नहीं कि इंजेक्शन चलते फिरते किसी को लगा दो, इंजेक्शन लगाने से पहले कागजी कार्रवाई भी हो रही थी। क्या तब ना सर्टिफिकेट निकल रहा था? ऐसा थोड़ी था लाइन में लगो और सब्जी मंडी में इंजेक्शन लग गया। कागजी कार्रवाई हो रही थी ना, तभी तो आपको सर्टिफिकेट मिला। तो जिस भारत ने 225 करोड़ बाहों पर यह प्रयोग करके दिखा दिया, हम उसकी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। और आखिरी बात, जो जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में धर्मेंद्र जी भारत की सबसे बड़ी अब तक की आबादी निकल कर आएगी, ये तो कोई गुप्त बात है नहीं, स्वाभाविक है। और सबसे कम समय लगेगा उसकी गणना में। क्या सबसे बड़ी आबादी आएगी निकल कर और सबसे कम समय लगने जा रहा है। यह तकनीक का कमाल है। जनगणना में आप अपना डाटा इसमें खुद भी भर सकेंगे। क्या यह तकनीक का कमाल मित्र। इसलिए तकनीक पर भी हमको थोड़ा देखना चाहिए और भारत का हर नागरिक वोटर लिस्ट में रहे, यह मंत्र होना चाहिए लोकतंत्र का। और जो भारत का नागरिक नहीं है वो किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में भारत की मतदाता सूची में नहीं हो, ये भी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।